गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा अध्याय चल रहा है निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता एक चुनौती भारत के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है कि देश में जो जनसंख्या है उसका एक बहुत बड़ा भाग आज भी क्या है कि निर्धनता की श्रेणी में आता है, जिस कारण क्या है कि व्यक्ति अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरा नहीं कर पा रहे। अब मूलभूत आवश्यकताएं हैं कि उनके पास आवश्यक रूप से क्या है भोजन व्यवस्था नहीं हो पाती, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो पाती, उनके शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो सरकार द्वारा कुछ प्रयास करने आवश्यक है कि व्यक्ति जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनको कम से कम है कि ऐसे स्तर पर कुछ प्रयास किए जाए कि ये लक्ष्य उनको प्राप्त हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति है इन आवश्यकताओं को आसानी से प्राप्त कर पाए। इसलिए ये चुनौतियां भारत के सामने रही है और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, समय समय पर चलाई गई है ताकि इन समस्याओं का समाधान हो पाए और एक उज्जवल भविष्य, एक अच्छा भारत है वो एक समृद्ध भारत के रूप में सामने अस्तित्व में आए। तो आगे हम चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा प्रमुख बिंदु है वो है निर्धनता निरोधी उपाय, यानी निर्धनता को कैसे कम किया जाए, इसके लिए कौन कौन से उपाय किए जाए, कौन कौन से प्रबंध किए जाए, कौन कौन सी व्यवस्था अपनाई जाए कि निर्धनता को क्या है नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोल में लिया जा सके और निर्धनता को समाप्त किया जा सके। बात आती है निर्धनता निवारण के प्रमुख कारक। सरकार ने प्रमुख रूप से जो निर्धनता को रोकने के लिए जो प्रमुख कारक बताए हैं वो कितने कारक है, तो प्रमुख रूप से सरकार के द्वारा 2 कारक बताए गए हैं। कितने कारक बताए गए हैं? 2 कारक हैं जिसके द्वारा गरीबी को, निर्धनता को नियंत्रित किया जा सकता है। पहला कारक है हमारा आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। आर्थिक स्तर पर परिवार की स्थिति को मजबूत किया जाए, लोगों को क्या है कि उचित व्यवस्थाएं मिले, उचित क्या है उनको संसाधन मिले, उचित उनको अवसर मिले, तो क्या है उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाएगी। बात आती है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। लक्षित का मतलब हो गया कि उस व्यक्ति तक लाभ पहुंचना जिस व्यक्ति को उस लाभ की आवश्यकता है। इसके लिए भी क्या है कि समय समय पे सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए गए। पहली बात आई कि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए, दूसरी बात आई कि लक्षित यानी उस व्यक्ति तक लाभ पहुंचना जिसको वास्तव में लाभ की जरूरत है, लाभ की आवश्यकता है। बात करते हैं हम पहले कारण की। 1950 तक जो निर्धनता का अनुपात था वो काफ़ी कम था, यानी जो अपनी जनसंख्या है उसकी स्थिति है निर्धनता के रूप में काफ़ी कमज़ोर दिखाई देती है और उसका जो प्रतिशत था उस समय 1950 तक 45% जो जनसंख्या का स्तर है वो निर्धनता के स्तर से घिरा हुआ था, उसकी चपेट में आया हुआ था। बात आती है 1980 से भारत की आर्थिक समृद्धि दरें सबसे अधिक। 1950 के बाद में धीरे धीरे क्या है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक जो स्तर है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन प्रारंभ हो गया। प्रारंभ का प्रमुख कारण क्या है कि लोगों को अच्छी तरीके से कुछ तकनीकों का ज्ञान होना, लोगों का सोच समझ कर हर कार्य करना, साथ में धीरे धीरे लोगों का शिक्षा के प्रति रुझान होना और क्या है कि नवीन तकनीकों को अपनाना, नए रोजगार का सृजन होना, जिस कारण क्या 1980 तक भारत की जो आर्थिक स्थिति है निर्धनता के क्षेत्र में उसमें काफ़ी कुछ सुधार हुआ, काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। बात आती है विकास की उच्च दर से निर्धनता में कमी आई, यानी विकास की जो स्थितियां हैं जहां प्रत्येक परिवार में पहले क्या है कि कार्य करने वाले लोगों की संख्या कम थी, लोगों के पास रोजगार कम थे, लोग कार्य कम करते थे और प्रमुख रूप से वो कृषि पे निर्भर थे। लेकिन जैसे जैसे समय गतिशील रहा, आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे लोग हैं अपनी आजीविका के साधनों को परिवर्तन करते रहे, आजीविका के नए नए साधन तलाशते रहे, नए नए रोजगार करते रहे, नए नए रोजगारों का सृजन हुआ। बात आती है मानव विकास में निवेश। जहां लोग पहले कृषि कार्य में निवेश करते थे, संसाधनों में निवेश करते थे, लेकिन लोगों की अवधारणाओं में, विचारों में परिवर्तन आया और लोग है वो मानव निवेश यानी व्यक्ति में निवेश करने लगे। व्यक्ति में निवेश के प्रमुख रूप से 2 साधन होते हैं, पहला होता है शिक्षा और दूसरा होता है स्वास्थ्य। अगर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा दी जाए, शिक्षा में निवेश किया जाए, दूसरी बात है कि उनकी स्वास्थ्य सेवाओं में सही समय पे सही उनकी देखभाल की जाए, उचित खर्च किया जाए, तो वो निवेश किया गया है जो शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, उस समय जो हम निवेश करेंगे वो भविष्य में चलकर वो एक प्रकार से मानव पूंजी में परिवर्तित हो जाएगी कि व्यक्ति एक सक्षम व्यक्ति बनेगा और किसी प्रकार से रोग या समस्याओं से ग्रस्त नहीं रहेगा। बात आती है बच्चों को लड़कियों सहित विद्यालय भेजना। कुछ समस्याएं हैं वो शिक्षा के स्तर पर प्रमुख रूप से देखने को मिलती है कि परिवार में क्या है बच्चों को यानी लड़कों को तो विद्यालय भेजा जाता है, लेकिन जो लड़कियां हैं उनको विद्यालय नहीं भेजा जाता। अगर उनको भेजा जाता है तो बहुत ही जल्द उनसे पढ़ाई है वो उनकी छुड़वा ली जाती है और उनको घर से संबंधित कार्य करने के लिए कहा जाता है।
तो साथ में क्या है, जहाँ लड़के स्कूल जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, वहाँ लड़कियों को भी क्या है कि उनकी अध्ययन को लगातार जारी रखना, उनका बीच में पढ़ाई नहीं छुड़वाना। बात आती है कृषि क्षेत्र में समृद्धि बहुत कम। लेकिन क्या है, इस दौरान जो वृद्धि तो हुई, लेकिन वृद्धि है वो कृषि क्षेत्र में काफ़ी कम देखने को मिली है। कुछ क्षेत्रों में तो क्या है कि हरित क्रांति के कारण क्या है कि स्थिति में परिवर्तन हो गया, लेकिन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ ही क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ, जिस कारण कृषि में जो है वो समृद्धि दर है, विकास दर है वो कम रही जितनी अपेक्षा थी उससे। बात आती है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। लक्षित की हमने बात की कि ऐसे व्यक्ति तक उचित लाभ का पहुंचना जो उसका वास्तविक हकदार है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी योजनाएं चल रही है, कार्यक्रम चल रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिलता है जिनके लाभ की आवश्यकता ही नहीं है, जब मिलना उनको चाहिए जो वास्तव में लाभ के उचित हकदार है। बात आती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना के तहत क्या है कि ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे कस्बों में, ऐसे स्थानों में जो पिछड़े हुए हैं, जहां लोगों के पास रोजगार उपलब्ध नहीं है, उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया। और इसको जो प्रभाव में लाया गया या इस विषय में प्रमुख रूप से जो कदम उठाए गए 2005 में उठाए गए थे। बात आती है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का साधन। अब जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो प्रमुख रूप से कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि कार्य भी क्या है 12 महीने नहीं चलता, कुछ महीने ही चलता है। जब वे कृषि कार्य करते हैं तब तो उनके पास कार्य रहता है, उनकी आजीविका भी होती रहती है, लेकिन जब उनका कृषि संबंधी कार्य नहीं होता तो वो क्या है बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार महात्मा गांधी है कार्यक्रम, इसके तहत लोगों को आजीविका मिली, लोगों को रोजगार मिला। बात आती है प्रत्येक घर को रोजगार। अब हालांकि गांव में या शहर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्या है कि 100 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ। कितने दिन का? 100 दिन का। लेकिन ये परिवार के सभी सदस्यों के लिए नहीं है, परिवार के एक सदस्य को क्या है कि 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इससे लाभ क्या हुआ कि जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में लोग कृषि कार्य कर रहे थे, तो जब तक कृषि कार्य हो रहा था तब तो व्यस्त थे, कार्य अपने काम कर रहे थे, लेकिन जब वो कृषि कार्य नहीं कर रहे थे, ऐसे समय क्या है कि उनको 100 दिन का रोजगार मिलना उनके परिवार के भरण पोषण में एक महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हुआ। बात आती है उद्देश्य, यानी जो ये कार्यक्रम है इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य किन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो प्रमुख रूप से वन कटाई, मिट्टी का कटाव की समस्या को कम करना, यानी वन से संबंधित जो समस्याएं हैं, वन का क्षेत्र जो घटता जा रहा है, वनों की जो कटाई वगैरह की जा रही है उसका संरक्षण करना, उसकी सुरक्षा करना, साथ में जो मिट्टी का कटाव हो रहा है तो स्थान स्थान पे, जगह जगह पे क्या है पेड़ पौधे लगाना और आवश्यक प्रबंध करना ताकि वो भूमि के कटाव को, भूमि के जो विस्तार को रोका जा सके। बात आती है 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित। अब बात आती है समानता की। तो क्या है कि पुरुषों को तो रोजगार उपलब्ध हो जाता है, हर स्थान पे उपलब्ध हो जाता है, लेकिन महिलाओं को क्या है कि रोजगार उपलब्ध नहीं होता। इसलिए सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं कि महिलाओं को भी क्या है कि 1/3 रोजगार उपलब्ध होगा। 1/3 का मतलब हो गया कम से कम मान लो 100 रोजगार है, उनमें से कम 33 महिलाओं को कम से कम रोजगार है उन 100 क्षेत्रों में से उनको मिलेगा। बात आती है रोजगार। इस कार्यक्रम के तहत प्रमुखतः कितने करोड़ जनसंख्या को लाभ हुआ? तो इसके तहत 4,78,00,000 जो परिवार है उनको प्रमुख रूप से इस कार्यक्रम के तहत, इस रोजगार के तहत क्या लाभ मिला, बेनिफिट मिला, जिससे उनकी क्या है आजीविका का नया स्रोत मिला और जो बेरोजगारी है उनकी उसमें कुछ स्तर तक सुधार किया गया, कुछ स्तर तक नियंत्रण किया गया। बात आती है अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का हिस्सा। जो इनमें रोजगार मिला इतने सारे परिवारों को, इनमें जो अनुसूचित जाति है, जनजाति और महिलाएं हैं उनके स्थान भी क्या सुरक्षित किए गए, उनके लिए भी रोजगार की उचित व्यवस्था की गई, वो रोजगार का उचित प्रबंध किया गया। बात आती है 2006-07 में औसत जो रोजगार था, यानी व्यक्ति को जो प्रमुख आमदनी थी कितने रुपए लगभग होती थी इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे उनकी, तो प्रमुख रूप से उस समय तक 65 रुपए क्या है व्यक्ति को प्रमुख तौर पे इन रोजगार कार्यक्रमों के तहत उनको मिलते थे। बात आती है 2013 और 14 में औसत रोजगार, यानी 2013-14 की बात करें तो इस रोजगार यानी प्रतिदिन मजदूरी के जो स्तर है उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिला और लोगों की जो मजदूरी है वो हो गई 132 रुपए। इस कारण क्या है समय समय के आधार पे क्या है कि लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं और नए नए रोजगार का सृजन करके उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उनकी क्या है कि जो आजीविका है उसमें परिवर्तन किया जाता है। बात करते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। बात आती है 2018 से राज्यों में मजदूरी दर में परिवर्तन। 2018 के साथ क्या है कि विभिन्न राज्यों में क्या है कि जो मजदूरी का स्तर है
न्यूनतम उनकी मजदूरी है जो तय की गई है उसमें धीरे धीरे क्या सुधार देखने को मिला। इसकी वजह प्रमुख क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि वस्तुओं की जो मांग है वो क्या है बढ़ती जा रही है, और मांग बढ़ने के कारण साथ में क्या है कि महंगाई भी बढ़ती जा रही है, जिस कारण क्या है कि उनको अगर उचित तरीके से वेतन नहीं मिलेगा, उचित रूप से उनको रुपए पैसे नहीं मिलेंगे तो वो आवश्यक वस्तुएं उनको खरीद नहीं पाएंगे। इस कारण क्या है कि 2018 के बाद में धीरे धीरे क्या है कि प्रत्येक राज्य हैं, कुछ राज्य हैं, उनकी मजदूरी में परिवर्तन कर दिया गया। बात करते हैं हरियाणा में श्रमिकों को प्रतिदिन मजदूरी। हरियाणा में जो श्रमिक है, कार्यक्रम करने वाले, काम करने वाले जो श्रमिक मजदूर है, उनके वेतन में, उनकी मजदूरी में क्या हुआ परिवर्तन, और उनकी मजदूरी कर दी गई 2018 में 281 रुपये। इस कारण क्या है उनके स्तर में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलता है। बात करते हैं बिहार व झारखंड में प्रतिदिन मजदूरी। बिहार और झारखंड में जो प्रतिदिन मजदूरी है, प्रतिदिन का जो वेतन है उसमें भी सुधार देखने को मिला, और उनकी जो मजदूरी है प्रतिदिन की वो कर दी 168 रुपये। इस प्रकार उनकी मजदूरी में धीरे धीरे परिवर्तन किया गया। आवश्यकताओं के आधार पे, समय के आधार पे और बढ़ती महंगाई के कारण उनको कुछ राहत मिल सके, इस कारण परिवर्तन समय के साथ होता रहता है। आगामी भविष्य में हम देखेंगे कि इस मजदूरी में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात आती है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना। यानी राष्ट्रीय गारंटी कोष की स्थापना इसलिए की गई कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाले स्थान के लोगों को निश्चित रूप से क्या है कि रोजगार मिले, निश्चित रूप से उनको सहायता मिले, इस कारण इसकी स्थापना की गई। बात आती है आवेदक को रोजगार उपलब्ध होगा। यानी जो व्यक्ति है जिसने इस योजना के तहत अपना आवेदन किया है, उस आवेदनकर्ता को क्या है कि निश्चित समय में, निश्चित समय सीमा में क्या है उसको रोजगार मिलना आवश्यक है। अगर उसको रोजगार नहीं मिलता है तो उसको उचित समाधान भी किया जाता है। तो ध्यान रखना कि जो राष्ट्रीय रोजगार के तहत तो आवेदन करता है उसको जो कार्य उपलब्ध होगा वो 15 दिन में कार्य उपलब्ध होना आवश्यक है। ये नियम उसके तहत बनाया गया है। बात आती है कि रोजगार उपलब्ध न होने पर दैनिक बेरोजगारी भत्ता। यानी उसको 15 दिन के समय के अंतर्गत अगर उसको आसपास के क्षेत्र में कहीं काम नहीं मिलता तो उसको काम न मिलने के बदले में उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया, यानी व्यक्ति को काम न मिलने पे सरकार दिया जाने वाला वेतन या भुगतान जो उसको कार्य नहीं मिलने कारण होता है, जबकि उसने आवेदन कर दिया है, उसने काम के लिए अप्लाई कर दिया है। बात आती है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है वो 2004 में प्रारंभ किया गया। यानी ऐसे स्थान जहाँ पे लोगों को क्या वेतन तो कम मिलता है, या वेतन क्या है कुछ स्थानों पे मिलता है कुछ स्थानों पे नहीं मिलता, बदले में उनको क्या है कि जो अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं वो उनको उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बात आती है देश के पिछड़े जिलों में लागू। अब आती है कि इस कार्यक्रम के तहत कितने जो जिले हैं उनको इस कोष कार्यक्रम के तहत जोड़ा गया। तो प्रमुख रूप से जो देश के जिले हैं 150 जो जिले हैं भारत के, उनको इस कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया। इस कार्यक्रम के तहत उनको आपस में जोड़ा गया। बात आती है अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक। यानी प्रमुख रूप से किससे संबंधित है? अकुशल श्रमिक, यानी जो पूर्ण रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है, या वो कार्य तो करते हैं लेकिन उनको कार्य के बदले उचित वेतन या उचित लाभ नहीं मिलता। प्रमुख रूप से उन अकुशल श्रमिकों को जिनकी कार्य करने की क्षमता कम है या वो कार्य करने में कुछ अकुशल है जो सामान्य मजदूर है उनके मुकाबले, उनके लिए प्रमुख रूप से क्या पर्यावरण में कार्यक्रम किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री रोजगार योजना का जो प्रारंभ किया गया था वो 1993 में इसको प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत या रोजगार के तहत। बताती है शिक्षित है बेरोजगारों को रोजगार के अवसर। प्रधानमंत्री जो रोजगार योजना है उसके तहत जो शिक्षित यानी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली है और उसके बावजूद उनको कार्य ये नहीं मिल रहा, उनको काम नहीं मिल रहा, उनको क्या है कि बेरोजगार और जो शिक्षित है उनको क्या इसके तहत क्या है रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और उसको सहायता प्रदान की जाएगी। बात आती है लघु उद्योग व व्यवसाय प्रारंभ में सहायता। लघु उद्योग यानी जो व्यक्ति शिक्षित है या रोजगार करने के जो इच्छुक है उनको छोटे छोटे उद्योग धंधे प्रारंभ करने के लिए सरकार द्वारा उनको सहायता प्रदान की जाएगी और उनको नए कौशल है प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाएंगे। बात आती है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? जो ग्रामीण सृजन रोजगार कार्यक्रम है, सृजन का मतलब होता है नए कार्य का जुड़ना या नए कार्यों का प्रारंभ करना। तो ये कब प्रारंभ हुआ? 1995 में इसको प्रारंभ किया गया। नए नए रोजगार का निर्माण किया गया, नए नए रोजगारों के बारे में लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, जानकारी दी गई, उनको नए नए कार्य सिखाए गए। बात आती है प्रधानमंत्री वाली बात हो, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना।
प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय योजना है वो प्रमुख रूप से गांवों से संबंधित है, यानी गांवों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान के लेके ये योजना का प्रारंभ किया गया। ये 2000 सन में अपने प्रारंभ की गई थी। तो प्रमुख रूप से इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी गाँवों में प्राथमिक स्तर पर जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो जाए, इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई। आवश्यक रूप से वहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था की गई, आवश्यक रूप से नर्सों की व्यवस्था की गई, आवश्यक रूप से सामान्य दवाइयों की व्यवस्था की गई। बात आती है प्राथमिक शिक्षा की, यानी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए क्या है कि गाँव में ही क्या है कम से कम ऐसी सुविधा उपलब्ध हो कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए, ताकि छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं दूर स्थान पे नहीं जाना पड़े और स्थानीय स्तर पे उनको क्या है शिक्षा प्राप्त हो जाए। बात आती है ग्रामीण आश्रय, यानी ग्रामीण यानी जनता है उनको रहने के लिए आश्रय यानी घर की व्यवस्था करना। उनके जो कच्चे मकान हैं उनको धीरे धीरे एक एक करके या आवश्यकता के आधार पे कुछ सरकार सहयोग करेगी, कुछ क्या है वो खुद सहयोग अपना करेंगे। गांव के जो लोग हैं उनके मकान की व्यवस्था करना, ताकि उनके बारिश के समय में, आंधी के समय में या अन्य समय में, गर्मी के समय में उनको क्या है तपना नहीं पड़े, उनको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। बात आती है पेयजल व विद्युत की उचित व्यवस्था। गाँव में जो रहने वाले लोग हैं उनको उचित रूप से क्या शुद्ध व स्वच्छ जल उपलब्ध हो। इसके साथ साथ क्या है कि शुद्ध स्वच्छ व जल तो उपलब्ध हो जाएगा उनको, लेकिन उनकी जो बिजली की आवश्यकताएं हैं वो भी क्या है पूर्ण हो, ताकि आवश्यकता के आधार पे वो घरों में अपने कार्य कर सके, खेत में सिंचाई के रूप में वो कार्य कर सके, नलकूपों के द्वारा पानी को निकाला जा सके। तो ऐसी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या है कि विद्युत और स्वच्छ जल की भी आवश्यकता है। वो इस प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत इसको प्रारंभ किया गया। बात आती है भावी चुनौतियां, यानी भारत के समक्ष में वर्तमान समय में और भविष्य में जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी प्रमुख रूप से है, किस प्रकार से उनका समाधान किया जा सकता है। बात आती है निर्धनता में गिरावट। धीरे धीरे हम बात करें 1950 की, तो उसमें क्या है कि निर्धनता की जो प्रतिशत था वो अधिक था, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं अब जो वर्तमान समय में है धीरे धीरे निर्धनता में गिरावट देखने को मिल रही है। वजह इसकी लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मानव पूंजी में निवेश किया जा रहा है। बात आती है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, यानी जो छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क कर दी गई है। निःशुल्क उनको पाठ्यक्रम दिया जाता है, निःशुल्क उनको भोजन की व्यवस्था की गई है, उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके साथ साथ विद्यालय में उनको भोजन की व्यवस्था भी कर दी गई, जिस कारण क्या किसी भी प्रकार से उनकी शिक्षा में कोई भी प्रकार की समस्या सामने उत्पन्न नहीं हो। बात आती है जनसंख्या पर नियंत्रण। हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या समय के साथ क्या अधिक बढ़ रही है, और जनसंख्या अधिक बढ़ेगी तो क्या है कि लोगों की जो संसाधन है उनके पास कम उपलब्ध होंगे, और कम उपलब्ध होंगे तो उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, और महंगाई बढ़ेगी तो निरंतरता बढ़ेगी। इसलिए आवश्यक है जनसंख्या पर नियंत्रण करना। बात आती है महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। वर्तमान में क्या है कि महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अपन स्वतंत्रता समय की बात करें तो महिलाओं को सिर्फ 4 दीवारी के अंतर्गत कार्य करने के लिए एक प्रकार से साधन माना गया, लेकिन वर्तमान समय में महिलाएं हैं पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिला के समान रूप से कार्य कर रही है। बात आती है न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करना, यानी प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सुविधाएं प्राप्त होना कि वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से भरण पोषण कर सके, पालन पोषण कर सके, और जो न्यूनतम उसकी आवश्यकताएं हैं वो उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण कर ले। बात आती है लैंगिक समानता की स्थापना, यानी जो महिला पुरुष के बीच में जो भेदभाव वर्तमान समय में देखने को मिलता है या पहले था, उस भेदभाव को क्या है समाप्त करना पूर्णतः आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं पुरुष दोनों समान हैं। तो समान समझने के कारण क्या है उनके साथ किसी प्रकार की किसी भी स्थान पे किसी भी कार्य को लेके किसी भी स्थान को लेके उनके साथ जो भेदभाव होता है उस भेदभाव को पूर्णतः समाप्त करना भी क्या है सरकार का भी कार्य है, और आम जनता को भी इस कार्य को विचार को समझना आवश्यक है कि महिलाओं और पुरुष के साथ किसी प्रकार का किसी भी स्थान पे या अपना घर हो चाहे परिवार हो समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों को समान समझना चाहिए।